हेलो फ्रेंड्स, मैं अवनीश सर आप सभी का स्वागत करता हूं आकाश टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। तो फ्रेंड्स, जैसा हम लोग पढ़ रहे थे और मैं आप लोगों को थियोरी ऑफ मशीन पढ़ा रहा था। और थियोरी ऑफ मशीन में अभी हम लोग पहला जो वीडियो आप लोग देखे थे उसमें हम लोग सिलेबस का डिस्कशन कर रहे थे। तो चलिए उसी सिलसिला को आगे बढ़ाते हैं। और सिलेबस जो डिस्कशन कर रहे थे उसमें हम लोग पहला यूनिट जो हम लोग को पढ़ना है थियोरी ऑफ मशीन में कैम एंड फॉलोअर, उसके बारे में देखें क्या पढ़ना है उसमें। उसके बाद हम लोग का जो दूसरा यूनिट है थियोरी ऑफ मशीन में जो हम लोग को पढ़ना है, उस दूसरा यूनिट का नाम जो है वो है पावर ट्रांसमिशन। जो दूसरा यूनिट हम लोग पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? पावर ट्रांसमिशन। तो अब देखिए, एज ए मैकेनिकल इंजीनियर हम लोग बात करेंगे पावर ट्रांसमिशन मतलब क्या चीज़। मैकेनिकल पावर का ट्रांसमिशन मतलब फोर्स, मोशन या टॉर्क का ट्रांसमिशन, एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट भेजना या एक जगह से दूसरा जगह भेजना। तो इसी को बोलते हैं पावर का ट्रांसफर होना, पावर का एक जगह से दूसरा जगह जाना। सिंपली आप देखिए, आप लोग देखे होंगे कि जैसे मान लीजिए एक एक्सल यहाँ पे है, ठीक, दूसरा एक्सल या पुल यहाँ पे लगा हुआ है और दोनों को हम लोग बेल्ट से जोड़ देते हैं, बेल्ट से, और यहाँ पे लगा दिए मोटर, ठीक, और यहाँ पे मान लीजिए लगा दिए पंप। ये क्या लगा हुआ है? बेल्ट से दोनों को कनेक्ट किए हुए हैं। तो मोटर में पावर देंगे तो मोटर घूमेगा। अब मोटर घूमेगा तो अपने साथ क्या करेगा? पंप को भी घुमाएगा। तो मोटर का पावर पंप तक जा रहा है, किसके द्वारा जा रहा है? तो बेल्ट के द्वारा जा रहा है। तो अब देखिए, मोटर का पावर पंप तक गया तो ये जाने का जो प्रक्रिया है, जाने का प्रक्रिया, इसी प्रक्रिया को बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन। मोटर में जो पावर है वो कहाँ तक गया? पंप तक गया। तो पंप तक जाने का जो प्रक्रिया है, प्रोसेस है, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे? पावर ट्रांसमिशन। और इसको भेजने के लिए जो डिवाइस यूज हुआ उसको बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन डिवाइस, पावर ट्रांसमिशन डिवाइस। और यहाँ पे पावर ट्रांसमिशन डिवाइस में एक बेल्ट हो जाएगा और एक पुल्ली हो जाएगा, क्योंकि पुल्ली है तब ना बेल्ट से पावर ले रहा है। तो पुल्ली और बेल्ट जो है पावर ट्रांसमिशन डिवाइस हो गया, पावर ट्रांसमिशन, पावर ट्रांसमिशन डिवाइस। उसके बाद एक और शब्द होता है इसमें कि पावर बन कहाँ पे रहा है? तो मोटर पे। अब पावर खपत कहाँ हो रहा है? तो पंप में। तो जहाँ पे पावर बनता है तो उसको बोलते हैं ड्राइवर, उसको क्या बोलते हैं? ड्राइवर। जहाँ पे पावर बन रहा है उसको बोलेंगे ड्राइवर। जनरेट हो रहा पावर, उसको ड्राइवर। अब मोटर चला दिए, मोटर घूम रहा है और मोटर घूम रहा है, इसके सहायता से पंप चल रहा है। तो पंप पावर को कंज्यूम करता है, उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, और इसको फॉलो करता है, तो इसीलिए इसको फॉलोअर बोलते हैं। इस ड्राइवर को जो फॉलो करता है तो उसको क्या बोलते हैं? फॉलोअर। तो जो पावर ट्रांसमिशन होगा तो उसमें बेसिक ये सब चीज़ को ध्यान रखना हमको कि ये जो प्रक्रिया है इसको पावर ट्रांसमिशन। उसके बाद जिस डिवाइस से पावर आपका जा रहा है एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट पे, ये सारा डिवाइस पावर ट्रांसमिशन डिवाइस हो जाएगा। और उसके बाद जहाँ पे पावर बन रहा है, जनरेट हो रहा है, उसको बोलेंगे ड्राइवर। और जहाँ पे पावर ख़त्म होगा, खपत होगा, कंज्यूम होगा, कंजप्शन होगा, तो उसको बोलते हैं फॉलोअर। ठीक, तो ये बात को ध्यान रखेंगे। अब पावर को एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट भेजने का अलग अलग डिवाइस है, अलग अलग तकनीक है, टेक्नोलॉजी है। तो वो सारा चीज़ को हमको इसमें पढ़ना है। और जनरली हम लोग को तीन तरह का डिवाइस कहिए तो है। एक बेल्ट आ जाता है, बेल्ट के अंदर रोप आ जाएगा, बेल्ट रोप एक ही तरह से आता है। दूसरा चेन होता है, बेल्ट रोप। आप बेल्ट देखे हैं? आप लोग बेल्ट कहाँ पे देखे हैं? आटा चक्की मशीन देखे ना, बेल्ट लगा हुआ है, नहीं, यही बनाए हैं आटा चक्की मान लीजिए। तो बेल्ट है, तो बेल्ट ड्राइव। रोप, क्रेन देखे हैं? क्रेन लोड को लिफ्ट करता है, तो पुल्ली पे उसमें रोप लगा और तो रोप घूमता है, तो रोप ड्राइव। उसके बाद चेन, आप लोग साइकिल चलाए हैं, चलाते हैं साइकिल, चेन है लगा हुआ, आप ड्राइवर हो गए, नहीं, आप ड्राइव करते हैं, पावर वहाँ दे रहे हैं। और पिछला चक्का फॉलोअर हो गया और उसके सहायता से साइकिल आगे चलता है, तो पावर ट्रांसमिट हो रहा है, तो वो चेन ड्राइव। और एक होता है गियर ड्राइव। मेनली हमको तीन पढ़ना है,
बेल्ट, रोप, चेन और गियर। गियर आप लोग देखे होंगे कि मशीन में बहुत जगह देखे होंगे कि एक दो टूथेड व्हील रहता है, उसमें दांत बना हुआ है और दोनों दांत के बीच एक खाली जगह रहता है, तो इसको टीथ बोलते हैं। जो खाली जगह है उसको ब्लैंक बोलते हैं। तो इसके ब्लैंक में दूसरा का टीथ घुसता है नहीं, और एक दूसरा का मोशन होता है। और इसमें आप देखे होंगे यदि एक्सटर्नल गियरिंग है तो दोनों का जो मोशन होता है अपोजिट दिशा में, उल्टा दिशा में चलता है एक दूसरे का। तो इसके अंदर जो हम लोग पढ़ना है पावर ट्रांसमिशन के अंदर, वो बेल्ट के बारे में। बेल्ट क्या होता है? चेन, रोप, गियर। बेल्ट, चेन, रोप, गियर। फिर इसमें कंपैरिजन करना है कि अलग अलग में क्या अंतर है, क्या एडवांटेज है, क्या डिसएडवांटेज है। उसके बाद बेल्ट ड्राइव जो बनाते, बेल्ट ड्राइव फ्लैट बेल्ट रहेगा, भी बेल्ट रहेगा, उसका क्या एप्लीकेशन है। उसके बाद उसको बनाते हैं तो क्या क्या बनाने का मटेरियल है, उसमें अलग अलग तरह का टेक्नोलॉजी आता है। क्रीप आता है, स्लिप होता है, क्रीप होता है, ये सब पढ़ेंगे, टर्म है। फिर वेलोसिटी रेशियो निकालना आपको, फिर टाइट साइड, सेलेक्ट साइड, जैसे बेल्ट ये चल रहा है ना ड्राइव। अब देखिए यहाँ पे ड्राइवर और फॉलोअर है, तो यहाँ पे ये ड्राइवर क्या किया, ये घुमा रहा है, ठीक, और बेल्ट को छोड़ेगा और इसके सहायता से घूमेगा। फिर यहाँ पे ड्राइवर उसको खींचेगा, तो एक साइड टाइट हो जाता है और एक साइड सेलेक्ट हो जाता है। तो सेलेक्ट मतलब कि उधर टेंशन कुछ कम होता है। तो बेल्ट जो चलता है ना, तो एक साइड टाइट होता है, एक साइड सेलेक्ट होता है, तो दोनों में कुछ ना कुछ टेंशन का अंतर होता है। तो वो सारा पढ़ना है। फिर उसमें सेंट्रीफ्यूगल टेंशन के बारे में पढ़ना है, इनिशियल टेंशन क्या होता है। फिर बेल्ट से हम लोग पावर ट्रांसमिट करेंगे तो कब उसका मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होगा, नहीं तो कंडीशन फॉर मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है ये सब, कि मैक्सिमम पावर ट्रांसमिट होने के लिए क्या कंडीशन है। तो ये सारा चीज़ बेल्ट के बारे में पढ़ना है। फिर उसी तरह से चेन के बारे में पढ़ना है। स्प्रोकेट रहता है ना उसमें लगा हुआ है, और उसी पे चेन घूमता है। फिर चेन उसका अलग अलग क्या एप्लीकेशन है, क्या एडवांटेज डिसएडवांटेज है। फिर उसके बाद कौन सा मटेरियल है, या फिर चेन बनाने के लिए किस मटेरियल का सिलेक्शन करें ताकि उसका लाइफ ज़्यादा दिन तक हो। तो ये सारा चीज़ हमको पढ़ना चेन ड्राइव में। उसी तरह से गियर ड्राइव पढ़ना है। गियर ड्राइव में कि एक गियर जब दूसरा गियर से कनेक्ट होके रोटेट करता है और पावर ट्रांसमिट होता है, तो ये आपका गियर ड्राइव या पावर ट्रांसमिशन बाय गियर ड्राइव होता है। तो इसमें एस्पर गियर हो गया। उसके बाद जैसे देखिए 2 गियर है तो गियर ड्राइव। अब 2 से अधिक गियर, 4-5 गियर मिला हुआ है तो उसको बोलते हैं गियर ट्रेन। ट्रेन मतलब क्या होता है, जैसे बस है तो एक डिब्बा चल रहा है, और ट्रेन में आपका 10-15 डिब्बा एक साथ जुड़ा हुआ है। तो उसी तरह से गियर में भी बोलते हैं कि आपका 2 से अधिक 3-4-5 गियर एक साथ कनेक्ट रहता है, तो उसी को बोलते हैं गियर ट्रेन। देखिए है ना, गियर ट्रेन 2 या 2 से अधिक गियर जुड़ा हुआ, 3 या 3 से अधिक कहिए, तब उसको बोलते हैं गियर ट्रेन। फिर उसके बाद जब 2 गियर घूमता है तो अब देखिए उसका टीथ के आधार पर उसका वेलोसिटी होता है। तो जब टीथ का संख्या चेंज कर देंगे तो वेलोसिटी चेंज होगा। अब वेलोसिटी चेंज करेंगे तो उसका कुछ ना कुछ रेशियो होगा। तो वही वेलोसिटी का जो रेशियो होता है तो वो पढ़ना है, क्या वेलोसिटी रेशियो होता है। फिर अलग अलग तरह का जो ट्रेन है उसके बारे में पढ़ना। गियर ट्रेन जो होता है अलग अलग तरह का, जैसे कंपाउंड हो गया, रिवर्टेड हो गया, इपीसाइक्लिक गियर ट्रेन हो गया, फिर लॉ ऑफ गियरिंग, और क्या क्या मेथड है जिससे लुब्रिकेशन। देखिए लुब्रिकेशन इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है कि गियर आप चलाइएगा, चेन चलाइएगा, लगातार चलता पावर ट्रांसमिट होता है, उसके साथ साथ क्या होता है, हीट जनरेट होता है, और उस हीट को प्रॉपरली आप डिस्पैच नहीं कीजिएगा तो जो मटेरियल का गियर या चेन बना हुआ है उसका प्रॉपर्टी आपका जो है वो कम, मतलब क्या डिस्टर्ब हो जाएगा, नहीं प्रॉपर्टी जो है चेंज हो जाएगा, और जल्दी ही आपका गियर क्या हो जाएगा, ख़राब हो जाएगा। इसीलिए हम लोग जो है प्रॉपर लुब्रिकेशन भी पढ़ते हैं इसमें, कि अलग अलग मेथड जो है लुब्रिकेशन का क्या काम होता है, जो ओवरहीट हो रहा है उस ओवरहीट को ख़त्म करना है, कुछ जगह फ्रिक्शन को भी कम करना। तो मेनली पावर ट्रांसमिशन का सीधा मतलब हुआ कि एक शाफ्ट से दूसरा शाफ्ट पे पावर जो भेजेंगे, भेजने का जो तरीका है इसी को बोलते हैं पावर ट्रांसमिशन, और अलग अलग डिवाइस जो यूज होगा उसको बोलते हैं पावर ट्रांसमिटिंग डिवाइस।
तो ये चीज़ हमको पढ़ना है किस में, यूनिट 1 में, उस सॉरी यूनिट 2 में। यूनिट 1 तो बात कर चुके हैं, पावर ट्रांसमिशन। उसके बाद जो हम लोग का तीसरा जो है, वह तीसरा यूनिट जो पढ़ना है उसका नाम है फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। तीसरा जो यूनिट है इसका क्या नाम है, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, ठीक ना, फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। अब देखिए नाम से ही फ्लाईव्हील जो है आप लोग देखे होंगे, इसको किस में देखे हैं, आइस इंजन देखे हैं, देखे होंगे सब कोई, डीजल इंजन या जनरेटर, उसमें एक बड़ा व्हील रहता लगा हुआ, भारी चक्का इंजन के बाहर में शाफ्ट पे कसा हुआ, और वो रोटेट करता है। तो वो जो हैवी व्हील है ना, उसी व्हील को बोलते हैं फ्लाई व्हील, ठीक। और गवर्नर आप लोग प्रैक्टिकली देखे होंगे, जो आईसी इंजन देखे ना, आईसी इंजन जहाँ पे इंजन को बंद करते हैं, देखे होंगे एक स्प्रिंग लगा हुआ है, और उसको प्रेस करते हैं तो इंजन बंद होता है, तो उसके नीचे जो है देखिएगा तेल का पाइप जाता है, तो वही जो डिवाइस है ना नीचे लगा हुआ, वो गवर्नर है। एक्चुअली जो हम लोग इंजन बंद करते हैं, क्या करते हैं, तेल का सप्लाई ख़त्म कर देते हैं। जब तेल का सप्लाई ख़त्म हो जाएगा तो इंजन क्या हो जाएगा, बंद हो जाएगा। तो वो जो बंद करने का काम है गवर्नर के पास ही होता है। तो फ्लाईव्हील एंड गवर्नर, तो फ्लाईव्हील का सिंपली कह सकते हैं परिभाषा के, फ्लाईव्हील जो है एक हैवी व्हील है, हैवी व्हील है जिसका काम होता है, इंजन चल रहा है तो इंजन चलता है तो कभी जो है इंजन में जैसे 4 स्ट्रोक आप लोग पढ़े हैं, सक्शन, कंप्रेशन, पावर, एग्जॉस्ट, तो पावर स्ट्रोक में पावर मिलता है और 3 स्ट्रोक में पावर हमको देना पड़ता है इंजन चलाने के लिए, नहीं। तो पावर स्ट्रोक में आपका टॉर्क या पावर बहुत ज़्यादा जनरेट हुआ तो उस टॉर्क को क्या करता है, फ्लाईव्हील स्टोर कर लेता है, और तेजी से घूमने लगा, और तेजी से घूम रहा है, उसमें आ गया इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब अपना अवस्था कंटिन्यू रखेगा, नहीं। तो जो फ्लाईव्हील घूम रहा है अपना अवस्था कंटिन्यू रख रहा है, तो उसी के घूमने से जो सक्शन, कंप्रेशन, एग्जॉस्ट स्ट्रोक होता है वो सारा काम कर देता है फ्लाईव्हील। मतलब फ्लाईव्हील का काम क्या है कि जब इंजन जो है एक मीन स्पीड, मीन टॉर्क से ज़्यादा टॉर्क जनरेट करता है तो उस टॉर्क को फ्लाईव्हील एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब इंजन को टॉर्क चाहिए, पावर चाहिए, तब अपना एनर्जी क्या करता है, रिलीज करता है। तो फ्लाईव्हील एक ऐसा डिवाइस है जब इंजन का टॉर्क मीन टॉर्क से अधिक होता है तो उस टॉर्क को, उस पावर को एब्जॉर्ब कर लेता है, और जब इंजन को पावर का आवश्यकता है, इंजन को पावर चाहिए, पावर जरूरत पड़ता है, तो उसमें क्या करता है, पावर को डिलीवर करता है। तो ये काम होता है फ्लाईव्हील का। गवर्नर का काम है, गवर्नर देखिए, गवर्नर भी जो है इंजन के स्पीड को कंट्रोल करता है, लेकिन ये तेल के सप्लाई को कम करके। अब एक हम सिंपल एग्जांपल देते हैं, मान लीजिए आप इंजन चला रहे हैं आटा चक्की का, बेल्ट उतर जाता है तो क्या होता है, गौर यदि किए होंगे तो जब बेल्ट उतर गया तो इंजन का आवाज़ बढ़ जाता है। आवाज़ कहने का क्या मतलब, बेल्ट उतरा तो बेल्ट जब तक लगा हुआ है तो उस समय क्या है, आपका जो है उस पर इंजन पर लोड है, अब बेल्ट उतरा तो लोड खत्म हो गया, तो लोड खत्म हो गया और तेल उतना ही मात्रा में आ रहा है, नहीं, तो इंजन ज़्यादा स्पीड चलने लगेगा, और जब इंजन का स्पीड बढ़ जाएगा तो क्या होगा, इंजन आवाज़ करने लगेगा। तो इसी के लिए लगाया गया गवर्नर, ठीक ना। तो एकाएक लोड हटा ना तो इंजन का स्पीड बढ़ गया, लेकिन गवर्नर क्या करता है, जो ही स्पीड बढ़ा तो तेल के सप्लाई को कम कर देता है। इंजन का स्पीड बढ़ा, तेल का सप्लाई क्या करेगा, कम कर देगा। अब तेल का सप्लाई कम कर दिया तो क्या होगा, इंजन का स्पीड कम जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या होता है, मान लीजिए किसी कारण से लोड बढ़ गया इंजन पे, आटा चक्की मशीन में मान लीजिए ज़्यादा हम लोग उसमें गेहूँ डाल दिए तो लोड बढ़ जाएगा, और लोड बढ़ गया तो इंजन का स्पीड कम जाता है, और चाहिए क्या, तो इंजन एक समान स्पीड चलना चाहिए, नहीं, तो लोड बढ़ा दिए तो स्पीड कमा, तो अब उस समय क्या करता है, लोड बढ़ाए स्पीड कमा, तो उस स्पीड को मेंटेन करने के लिए गवर्नर क्या करता है, तेल के सप्लाई को क्या करता है, बढ़ा देता है। तो तेल सप्लाई बढ़ाएगा तो पावर ज़्यादा मिलेगा, अब पावर ज़्यादा मिला तो इंजन अपना स्पीड जो है मीन स्पीड प्राप्त कर लेगा। तो गवर्नर का क्या काम है, तो तेल के सप्लाई करके, मतलब ऑयल को, नहीं, ऑयल के सप्लाई को कंट्रोल करके इंजन का स्पीड कंट्रोल करता है। ये काम किसका होता है, गवर्नर। तो चौथा हम लोग पढ़ना है, सॉरी तीसरा यूनिट पढ़ना फ्लाईव्हील एंड गवर्नर। इसमें फ्लाईव्हील हैवी व्हील हो गया, और इसमें अलग अलग टर्म हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग जो उसका टर्निंग मोमेंट क्या है, फिर फ्लाईव्हील जो होता है उसका क्या बनावट है,
उसका क्या डायग्राम है, गवर्नर का क्या बनावट होता है, कौन कौन सा गवर्नर हम लोग यूज करते हैं, उसके अंदर क्या पावर है गवर्नर का, फिर उसका अलग अलग टर्म है, अलग अलग देखिए गवर्नर और फ्लाई व्हील में क्या अंतर है। तो ये सारा चीज़ हम लोग पढ़ेंगे किस में, यूनिट 3 में। अभी सिंपली जान लीजिए फ्लाई व्हील क्या होता है और गवर्नर क्या होता है। जब हम लोग चैप्टर में आएंगे तो और डिटेल से पढ़ेंगे। ये हम लोग का है तीसरा यूनिट। फिर हम लोग का जो चौथा यूनिट है, चौथा यूनिट का नाम है हम लोग का ब्रेक। देखिए चौथा जो यूनिट है, ब्रेक, डायनेमोमीटर, क्लच एंड बियरिंग। ब्रेक का तो नाम सब कोई सुने हैं नहीं, साइकिल चलाते हैं, कोई एक आदमी आ गया तो ब्रेक लगाइए, कहीं रोकना है ब्रेक लगाइए, नहीं। तो ब्रेक का क्या काम है, तो ब्रेक का काम है कोई भी मोशन कर रहा ऑब्जेक्ट या कोई व्हीकल है तो उसके स्पीड को कम करना या स्पीड को ख़त्म करना। जैसे रोक दिए तो स्पीड 0 हो गया। कभी कभी आप देखते होंगे जैसे गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में, आगे देखिए भीड़ भाड़ है तो ब्रेक लेते हैं थोड़ा सा, उसमें क्या होता है कि स्पीड कुछ, गाड़ी रुकता नहीं है, स्पीड कुछ कम हो जाता है। तो ब्रेक का काम क्या है, तो स्पीड को कम करना या फिर नेसेसरी पड़ा तो स्पीड को कंट्रोल मतलब कि 0 कर देना, रोक देना गाड़ी को। तो ये ब्रेक हो गया। और क्या मैकेनिज्म है, कैसे होता है, ये सारा हम लोग पढ़ेंगे सिलेबस में। डायनेमोमीटर, देखिए डायनेमोमीटर का आप लोग नाम सुने हैं या नहीं सुने हैं तो सीधा समझिए कि ये ब्रेक जैसा ही होता है, जो ब्रेक है ना ब्रेक जैसा ही। लेकिन इसका काम क्या है, इसका काम गाड़ी को रोकना नहीं है, इसका काम है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए इंजन है, इंजन चल रहा है तो उसका फ्लाई व्हील में अटैचमेंट लगा के हम लोग उसको रोकते हैं, ब्रेक लगा के रोकते हैं। और रोकने में कितना बल लगा, जैसे मान लीजिए इंजन चल रहा है शाफ्ट, और शाफ्ट को रोके तो रोकेंगे तो रोकने में कुछ ना कुछ बल लगाना पड़ेगा ना, तो उसी बल को नापता है डायनेमोमीटर। तो बल नापा तो जितना बल से रोक रहा है तो उतना बल इंजन का हो गया, नहीं उतना पावर इंजन का हो गया। तो जो डायनेमोमीटर है इसका काम होता है टॉर्क नापना, और टॉर्क आ गया टी आ गया तो पी आ जाएगा, आप पढ़े हैं टॉर्क टी बराबर 2π/NT/60, टॉर्क आ गया तो पावर। तो कोई भी इंजन जो है उस इंजन का कितना पावर है या कितना टॉर्क जनरेट कर रहा है, तो ये सब बताएगा क्या चाहिए, डायनेमोमीटर। हम लोग यहाँ सिलेबस में आएंगे तो उसके बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, अलग अलग तरह का डायनेमोमीटर कौन कौन सा होता है और कैसे उसका यूज करते हैं। फिर क्लच, क्लच के बारे में आप लोग पढ़े हैं, यदि आप लोग गाड़ी चलाए हैं, बाइक चलाए हैं, तो जब हम लोग इंजन को स्टार्ट करते हैं, नहीं क्लच लेते हैं, न्यूट्रल है तो ठीक है क्लच लिए, आप फिर गियर में डालकर धीरे धीरे क्लच छोड़ते हैं। तो क्लच का भी सीधा सीधी काम समझिए, जैसे मान लीजिए इधर हो गया इंजन, गियर का पार्ट, इंजन का पार्ट, उसके बाद बीच में रहता है क्लच, और इधर जो है गियर रहता है कोई भी इंजन में गियर, गियर से पावर पिछला चक्का में जाता है। तो क्लच जो है प्लेट है, ठीक ना। और जब ये सट जाएगा, आप जब क्लच लेते हैं क्लच, उस समय क्लच का दोनों प्लेट हट जाता है, दोनों प्लेट क्या होता है, हट जाता है। तो जो इंजन है, इंजन और इधर आपका गियर हो गया, तो इंजन का पावर गियर तक जाना बंद हो गया। तो क्लच का काम है इंजन और गियर को एंगेज करना और डिसएंगेज करना। जिसमें क्लच लेते हैं तो इंजन का पावर पिछला चक्का तक नहीं जाता है, तो गाड़ी रुका हुआ है। और जब क्लच छोड़ दिए तो क्लच छोड़ते हैं तो स्प्रिंग से ये दोनों सट जाता है, तो सट गया तो इंजन और गियर एक साथ जुट गया, तो ये घूमेगा तो इसके साथ गियर भी घूमेगा, गियर से पिछला चक्का कनेक्ट है तो पिछला चक्का भी घूमेगा। तो क्लच का काम भी सीधा समझिए कि मोशन या पावर को एंगेज करना और डिसएंगेज करना, एंगेज करना और डिसएंगेज करना, ये काम किसका होगा, क्लच का। फिर हम लोग सिलेबस में आएंगे तो डिटेल्स पढ़ेंगे क्या क्या चीज़ में है। और उसके बाद अगला एलिमेंट है बियरिंग। तो बियरिंग का मतलब होता है बियर करना, सहना, लोड को सहना। जैसे ऐसे इंजन है तो उसमें शाफ्ट लगा हुआ है, ठीक, फ्लाई व्हील क्रैंक है, इंजन का जो टॉर्क होता है क्रैंक पे लगता है, इस क्रैंक को सह रहा है दो बियरिंग। अब बियरिंग के अंदर बॉल लगा हुआ रहता है, तो जो लोड को सह रहा है, जो मेंबर जो लोड को सह रहा है, तो यही सहने वाला मेंबर को बोलते हैं बियरिंग। तो बियरिंग का क्या काम है, लोड को सहना।
तो अलग अलग तरह का हम लोग बियरिंग पढ़ेंगे, पिवोट बियरिंग, कॉलर बियरिंग, कोनिकल पिवोट बियरिंग, और उस बियरिंग में कितना टॉर्क लग रहा है या कितना टॉर्क को बियर कर रहा है, बियर मतलब सहना, सह रहा है, कितना पावर लॉस होता है। तो ये सारा चीज़ हमको पढ़ना है बियरिंग में। तो जो यूनिट 4 हम लोग का है इसमें पढ़ना ब्रेक, डायनमोमीटर, क्लच एंड बियरिंग, ये चारों इंपॉर्टेंट डिवाइस है। क्या कि कोई भी मशीन में आप बात करेंगे तो ब्रेक यूज करते हैं उसका स्पीड कम करने के लिए, डायनमोमीटर पावर नापने के लिए। आप देखिए, आप इंजीनियर ना हैं तो आपको क्या काम है, सिर्फ मशीनें नहीं चला लीजिएगा, मशीन चला लीजिएगा तो इंजीनियर बन जाइएगा। आपको समय समय पर मापना पड़ेगा कि वो मशीन कितना पावर दे रहा है, क्यों पावर कमा, क्या रीज़न है। तो ये सब के लिए पहले उसको नापना जानिएगा तब ना। तो कैसे नापते हैं पावर वो हम लोग सीखेंगे किस में, डायनमोमीटर में। फिर क्लच क्या होता है, कैसे काम करता है, फिर बियरिंग। तो ये सब चीज़ हम लोग पढ़ेंगे किस में, यूनिट 4 में। और हम लोग का जो अगला यूनिट है यूनिट 5, तो यूनिट 5 में दिया हुआ है, जैसे आप देखिए नाम इसका है बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन, बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन, ठीक ना। आप देखिए नाम से ही आप देखिए कोई भी इंजन चल रहा है, आप उसको कुछ ऐसा पार्ट को टच कर सकते हैं जो मतलब हार्मफुल नहीं है, या उसके आसपास जाइएगा तो पूरा वाइब्रेट करता है नहीं, और उस वाइब्रेशन का इलाज नहीं किया जाए प्रॉपर तो कुछ समय के बाद मशीन आपका ख़राब हो जाएगा। तो उस वाइब्रेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कुछ ना कुछ इक्विपमेंट लगाते हैं जिसको बोलते हैं वाइब्रेशन डैम्पर। तो हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे वाइब्रेशन क्या होता है, कितने तरह का वाइब्रेशन होता है, और मैकेनिकल जो मशीन है तो उस मशीन को कौन कौन सा वाइब्रेशन प्रभावित करता है, तो वो सब के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद बैलेंसिंग का मतलब हुआ कि जैसे देखिए इंजन हम लोग चलाते हैं, तो इंजन चलाने के लिए मान लीजिए यहाँ पे हम लोग एक धुरी फ्लाई व्हील लगा दिए, तो फ्लाई व्हील इधर लगा दीजिएगा तो ये पूरा शाफ्ट है, एक तरफ लोड लगाइएगा तो इधर जो है बेंडिंग ज़्यादा ना हो जाएगा। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी कुछ ना कुछ मास देना पड़ेगा। तो मास से जो एलिमेंट है या तो उस पर स्टैटिक लोड लग सकता है या डायनेमिक लोड, तो उसको कैसे हम लोग बैलेंस करें ताकि उस पर रिजल्टेंट जो फोर्स है वो आपका इक्विलिब्रियम कंडीशन का आ जाए, ठीक ना, ताकि मशीन जल्दी ख़राब ना हो। तो ये हमको जो 5 मिनट पढ़ना है, जो हम लोग अलग अलग तरह का मशीन पढ़े तो उसको कैसे बैलेंस किया जाए। किसी एक तरफ मान लीजिए मास ज़्यादा हो गया नहीं, तो उस मास को कैसे बैलेंस करेंगे। तो बैलेंसिंग एंड वाइब्रेशन इसी यूनिट में पढ़ना है कि बैलेंसिंग का क्या क्या कंसेप्ट है। जो बैलेंसिंग करते हैं, देखिए बैलेंसिंग ऑफ सिंगल रोटेटिंग मास, एक मास घूम रहा है उसको कैसे बैलेंस करेंगे, तो दूसरा काउंटर मास लगाएंगे। देखिए जैसे एक मास घूम रहा है, इसको बैलेंस करना है तो इसके अपोजिट में दूसरा मास लगाएंगे जो इसको बैलेंस करेगा। तो जो दूसरा मास लगाते हैं ना बैलेंस करने वाला, उसको हम लोग बोलते हैं काउंटर, काउंटर मास, काउंटर। तो उससे बैलेंस करेंगे। बैलेंस करने का तरीका पढ़ेंगे कि ग्राफिकल मेथड पढ़ेंगे। एक मास का हो गया और सेवरल मास का, मतलब एक से अधिक मास रहेगा तो उसको कैसे बैलेंस करेंगे। उसके बाद वाइब्रेशन में क्या क्या टर्म यूज होता है नहीं, इसका क्या इफेक्ट है और इसका रेमेडी क्या है, इसका क्या उपचार है। जो वाइब्रेशन होता है तो वाइब्रेशन कभी भी आपको फ़ायदा नहीं कर रहा है, मशीन को ख़राब ही करेगा। आप लोग पढ़े होंगे कि कोई भी एलिमेंट होता है उसमें माइक्रो क्रैक होता है, और लगातार वाइब्रेशन पड़ेगा तो वो माइक्रो क्रैक जो है मेजर क्रैक में लीड कर जाएगा, जिसके वजह से आपका डिवाइस पूरा का पूरा फेल हो जाएगा। तो उसका कैसे उपचार किया जाए ये हम लोग पढ़ेंगे यूनिट 5 में, ठीक। तो टोटल हम लोग को 5 यूनिट पढ़ना है, और अब अगला लेक्चर में हम लोग शुरू कर देंगे यूनिट 1 कैम एंड फॉलोअर, ठीक ना। तो अभी आप लोग इसका सिलेबस एक बार समराइज कर लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट डे से कंटिन्यू सिलेबस शुरू कर देते हैं। थैंक यू।